तो प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम लोग लेके आए हैं 6 अप्रैल 2024 में पूछे गए बिहार डीएलएड के सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। देखिए, इसमें कुल 20 प्रश्न हैं जो आपको प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नहीं जानेंगे आप सवालों को सही से समझ नहीं पाएंगे, उसका पैटर्न सही से नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो अगर आप एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं और अच्छे से अपना स्कोर करना चाहते हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो देखिए, ये हम लोग का वीडियो सीरीज़ का तीसरा वीडियो है। ठीक है, ये तीसरा वीडियो है सामाजिक अध्ययन का PYQ का। ठीक है, तो देखिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आप खुद से भी जवाब देने की कोशिश कीजिएगा कि आप कितने सवालों का जवाब सही दे पाते हैं। तो चलेंगे, पहले सवाल से शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला सवाल क्या है कि हिटलर किसका प्रवर्तक था? नाजीवाद, फासीवाद, उग्रवाद या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हिटलर किसका प्रवर्तक था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाजीवाद का प्रवर्तक था। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाजीवाद एक विचारधारा थी जो हिटलर के द्वारा दी गई थी। चलिए आगे देख लेते हैं। 92 नंबर सवाल है यहाँ पे कि इनमें कौन वाणिज्यिक कृषि नहीं है? वाणिज्यिक अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, कार्बनिक कृषि, रोपण कृषि। तो देखिए, वाणिज्यिक कृषि का क्या मतलब होता है कि एक ऐसा कृषि कार्य जो व्यापार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर किया जाता है। व्यापार के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर कृषि कार्य किया जाता है तो उसे वाणिज्यिक कृषि कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कौन सा वाणिज्यिक कृषि नहीं है, बोला है। ठीक है, तो वाणिज्यिक अनाज कृषि, तो देखिए ये वाणिज्यिक में आएगा, यानी कि ये इसका सही आंसर नहीं होगा। मिश्रित कृषि, मिश्रित कृषि में क्या होता है कि बड़े पैमाने पर फसलों को उगाया जाता है तो उसे मिश्रित कृषि कहा जाता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। कार्बनिक कृषि, जी हाँ, बिल्कुल सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि कार्बनिक कृषि क्या किया जाता है कि इसमें बहुत कम उर्वरकों और कीटनाशकों का प्रयोग करके ऑर्गेनिक खेती की जाती है। ठीक है, तो इसे ही कार्बनिक कृषि कहा जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये छोटे पैमाने पर किया जाता है। वहीं जो रोपण कृषि है यह भी बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो ये भी वाणिज्यिक कृषि में ही आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि बाल्कन एक बड़ा हिस्सा साम्राज्य के नियंत्रण में था जिसने 1871 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का सबसे गंभीर स्रोत देखा है। तो देखिए, बाल्कन यहाँ पे पूछा कि बाल्कन किस देश का हिस्सा है। तो देखिए, बाल्कन जो है यह बाल्कन रूस के कई क्षेत्रों को मिलाकर के, सॉरी रूस नहीं, तुर्की के कई क्षेत्रों को मिलाकर के बाल्कन का निर्माण हुआ है। ठीक है, यानी कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तुर्क शासन के अंतर्गत आता था। किसके अंतर्गत? यानी जो बाल्कन का हिस्सा था वो तुर्क साम्राज्य के अंतर्गत आता था। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 94 नंबर सवाल देख लेते हैं। क्या है कि निम्नलिखित में किनके द्वारा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? शिशिर कुमार घोष और राधाकांत देव, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, सुरेंद्रनाथ बनर्जी और बंकिम चंद्र चटर्जी या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना के अगर बारे में बात कर लेते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1876 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किया था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस, इन दोनों का योगदान था इंडियन एसोसिएशन की स्थापना में। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों ने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब करी थी? तो 1876 ईस्वी में करा था। लेकिन बाद में चलकर के यही जो संस्था है इंडियन एसोसिएशन, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस में विलीन हो गया, यानी उसमें मिल गया। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आप लोग बताइएगा कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है बॉस, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। 95 नंबर सवाल है, स्पेनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ है? 1764, 1769, 1773 या 1775? तो देखिए, स्पेनिंग जेनी एक क्या है? एक मशीन है। इस मशीन का उपयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? तो जैसे कपास हो गया या ऊन हो गया, कपास या ऊन, इनसे रेशों की कताई के लिए, यानी रेशा बनाने के लिए
क्या किया जाता है, तो स्पेनिंग जेनी का यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका आविष्कार कब हुआ था, तो 1764 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, 1764 में आविष्कार। लेकिन वहीं अगर पूछ ले आपको कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था, तो जेम्स हरग्रीव्स ने क्या किया, तो स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किया था। ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि रबर किस प्रकार के वनस्पति की श्रेणी में आएगा, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, पर्वतीय वन या मैंग्रोव वन। तो देखिए रबर जो होता है वो कहाँ उगता है, तो जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान में, और जहाँ का तापमान अधिक होता है। क्या होता है, तापमान अधिक होता है। तो ऐसी स्थानों पे रबर के पेड़ का, रबर का जो है क्या होता है, तो ये उगता है रबर। ठीक है, तो ऐसा वन कहाँ पाया जाएगा, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाया जाएगा। यानी जहाँ पे सबसे अधिक तापमान और सबसे अधिक वर्षा होती है, ऐसे वनों को उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। तो देखिए अगला सवाल है, धुएं और कोहरे का सम्मिलित रूप कहलाता है ओस, वर्षा, ओला या धुंध। देखिए धुआं और कोहरा जब आपस में मिल जाता है तो ये काफ़ी ज़्यादा धुंधला दिखाई देता है। कैसा, धुंधला दिखाई देता है। यानी जब कोहरा और धुआं मिल जाने से व्यक्ति सड़क पर चलता है, रात में चलता है, तो उसे बिल्कुल भी दिखाई नहीं पड़ता है। तो इसे क्या कहा जाता है, इसे धुंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धुंध कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल को देख लेते हैं। अगला है, भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक मात्रा में दालों का उत्पादन करता है, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या राजस्थान। तो देखिए दाल के उत्पादन में सबसे अग्रणी कौन है, तो मध्य प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश जो है ये दाल के उत्पादन में सबसे आगे है। वहीं अगर आपको पूछ लें कि महाराष्ट्र जो है ये किसके उत्पादन में आगे है, तो कपास की खेती सबसे अधिक महाराष्ट्र में होती है। वहीं उत्तर प्रदेश के बारे में बात करें तो गेहूं का सबसे अधिक उत्पादन, गेहूं और आलू का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में होता है। वहीं राजस्थान जो है यह ज्वार और बाजरा के लिए प्रसिद्ध है। ज्वार और बाजरा जो है ये सबसे अधिक कहाँ होती है, तो राजस्थान राज्य में होती है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। क्या है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से मुख्यतः किस खनिज का खनन किया जाता है, मैंगनीज, एल्यूमिनियम, लोहा या चूना पत्थर। तो देखिए बालाघाट जो खान है ये कहाँ है, ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में है। और यहाँ पे किस खनिज का ज़्यादा खनन किया जाता है, तो मैंगनीज का किया जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि टेक्सोल नामक एक रासायनिक यौगिक जो हिमालय यू की छाल, सुइयों, टहनियों और जड़ों से निकाला जाता है का उपयोग के इलाज के लिए किया जाता है, और यह इस बीमारी के इलाज के लिए दुनिया की सबसे अधिक बिकने वाली दवा है। तो देखिएगा टेक्सोल जो है, हम लोग पढ़े हैं कि टेक्सोल नामक जो दवाई है इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। और यह जो टेक्सोल नामक दवाई है ये हिमालय, कहाँ से, हिमालय की यूल नामक पौधे के खाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, परमाणु ऊर्जा एक है ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत, ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोत, या फिर आगे देख लेते हैं तो ऊर्जा के ना तो नवीकरणीय और ना ही गैर नवीकरणीय स्रोत। तो देखिएगा परमाणु ऊर्जा क्या है, तो परमाणु ऊर्जा का उत्पादन के लिए हम लोग किस तत्व का उपयोग करते हैं, तो यूरेनियम का। किसका, यूरेनियम का उपयोग करते हैं। ठीक है, यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा को उत्पादन करने के लिए किया जाता है। तो यूरेनियम क्या है कि यह एक खनिज है। ठीक है, और यह समाप्त हो सकता है, यानी कि आने वाले दिनों में ये समाप्त हो जाएगा। ये पृथ्वी में एक सीमित मात्रा में ही मौजूद है।
तो जो चीज़ें पृथ्वी में सीमित मात्रा में मौजूद होती हैं उसे ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत हो जाएगा, इन्हें दोबारा उत्पन्न नहीं किया जा सकता यूरेनियम को। वहीं अगर ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के बारे में बात करें, जो कभी भी समाप्त नहीं हो सकता, जो उत्पन्न किया जा सकता है, जैसे हो गया सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा कभी भी समाप्त नहीं हो सकता है। जल विद्युत ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं हो सकता है। पवन ऊर्जा भी कभी समाप्त नहीं हो सकता है। तो ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहलाएंगे। चलिए आगे देख लेते हैं। 102 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में कौन उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सार्वजनिक का मतलब आप समझ सकते हैं कि सरकारी जिसको सरकार के द्वारा स्थापित किया गया है, तो उसमें कौन आता है। जेके सीमेंट उद्योग, या रेमंड कृत्रिम वस्त्र उद्योग, बोकारो लौह इस्पात उद्योग, टाटा लौह इस्पात उद्योग। तो देखिए इनमें सार्वजनिक कौन हो जाएगा। देखिए जेके सीमेंट उद्योग ये तो प्राइवेट कंपनी है। रेमंड कृषि उद्योग ये भी प्राइवेट कंपनी है। बोकारो जो लौह स्टील कंपनी है यह जो है यह सरकारी कंपनी है, यानी सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि बोकारो की स्थापना कब की गई थी, तो 1964 ईस्वी में बोकारो की स्थापना की गई थी। आप लोग बताइएगा कि बोकारो की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। किस देश की सहायता से बोकारो लौह इस्पात केंद्र की स्थापना की गई थी। वहीं बात कर लेते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की। इसकी स्थापना 1907 ईस्वी में की गई थी और जमशेदजी टाटा के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे बोकारो लौह इस्पात केंद्र की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी, तो रूस की सहायता से। रूस का दूसरा नाम क्या है, सोवियत संघ भी आपको रहेगा अगर इसमें ऑप्शन में, तो आपको सोवियत संघ में ही टिक मारना है, या रूस रहेगा तो रूस में टिक मारना है। चलिए आगे देख लेंगे। अगला सवाल है बिहार का कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है, वनों से ढका है, यानी कितना ऐसा क्षेत्र है। 2.5%, 0.7% या 33% या 7.76%। तो देखिए यह जो है यह डीएलएड वालों का काफ़ी फेवरेट सवाल है। ये सवाल कई बार आपको पूछे गए हैं, तो आपको इस सवाल में कभी भी गलती नहीं करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7.76% क्षेत्र में वनों का विस्तार है भारत में, ये बिहार में, जो कि काफ़ी ज़्यादा कम है। ठीक है, यह राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी ज़्यादा कम है। वहीं अगर बात कर लें कि सबसे अधिक क्षेत्रफल में वन किस राज्य में पाए जाते हैं, तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। वहीं अगर प्रतिशत में किस राज्य में सबसे अधिक वन पाए जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है मिजोरम में। कहाँ पे, मिजोरम में सबसे अधिक प्रतिशत में वन पाए जाते हैं। वहीं अगर आपको पूछ ले कि किस राज्य में सबसे कम वनों का फैलाव है, सबसे कम है, तो आपको ध्यान रखना है हरियाणा में। कहाँ पे, हरियाणा में सबसे कम वनों का फैलाव है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। चिली किस महाद्वीप में स्थित है, अफ्रीका, एशिया, दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका। तो देखिए चिली एक छोटा सा देश है। ठीक है, चिली एक छोटा सा देश है, ये दक्षिण अमेरिका में आता। कहाँ आता, दक्षिण अमेरिका में आता। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चिली जो है एक तरफ एंडीज जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, एंडीज पर्वत, और दूसरी तरफ क्या है, तो प्रशांत महासागर, ये दोनों के बीच में आता है चिली देश। ठीक है, तो ये किस महाद्वीप में हो जाएगा, तो हो जाएगा दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन। तो देखिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया है, तो समवर्ती सूची का जो प्रावधान है, समवर्ती सूची का प्रावधान ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अमेरिका से क्या लिया गया है, तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है, मौलिक अधिकार का प्रावधान अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, वहीं ब्रिटेन से क्या लिया गया है, तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली को कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। संसदीय प्रणाली क्या है, तो भारत में संसदीय व्यवस्था पाई जाती है, यानी यहाँ पे लोकसभा राज्यसभा पाया जाता है, तो इसी प्रणाली को कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची लिया गया। अमेरिका से मौलिक अधिकार लिया गया। रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया। अब आप लोग बताइएगा कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।
तो देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आयरलैंड। क्या हो जाएगा, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति, संसद, चुनाव आयोग या प्रधानमंत्री। तो देखिए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत के राष्ट्रपति करते हैं। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं अगर आपको पूछ ले कि राज्यों के राज्यपाल का नियुक्ति कौन करता है, तब भी राष्ट्रपति ही सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि इनमें कौन लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है। विविधता में एकता, सर्वधर्म समभाव, विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, विविधताओं का राजनीति पर प्रभाव। तो देखिए इनमें कौन मजबूती प्रदान नहीं करता ये बोला है, तो देखिए विविधता में एकता ये मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, ये इसका सही आंसर नहीं होगा। सर्वधर्म समभाव ये भी बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये भी इसका सही आंसर नहीं होगा। विविधताओं में सामंजस्य का अभाव और संघर्ष, तो देखिए विविधताओं में सामंजस्य का अभाव होना ये जो है लोकतंत्र को मजबूती प्रदान नहीं करता है, अर्थात यही जो है इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है, बहुजन समाज, क्रांतिकारी लोकतंत्र, एकात्मक मानवतावाद या आधुनिकता। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी जो है इनका मुख्य प्रेरक सिद्धांत है आधुनिकता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं बात कर लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब की गई थी, तो 1980 ईस्वी में की गई थी। कब, 1980 ईस्वी में की गई थी। आप लोग बताइएगा कि इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, भारतीय जनता पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। तो देखिए इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ठीक है, तो चलिएगा अगले सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी सामाजिक समस्या की विशेषता है, इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग पर पड़ता है, हमेशा निराशा पैदा करता है, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें सभी। तो देखिए सामाजिक समस्या की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि जब समाज में कोई बुराई फैलती है, ठीक है, कोई बुराई जब फैलती है तो ये इसका प्रभाव समाज के एक बड़े वर्ग को देखने को मिलता है। ठीक है, यानी बच्चे से बूढ़े तक, और इसमें महिला पुरुष जितने भी लोग हैं वो सारे इस समस्या से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। ये हमारा सेशन का 20वां सवाल है, जो कि अंतिम सवाल है। भारत में लोकतंत्र की क्या चुनौती है, आतंकवाद, जातिवाद, परिवारवाद या इनमें सभी। तो देखिए आतंकवाद भी चुनौती है, जातिवाद का होना भी एक प्रकार का चुनौती है, परिवारवाद भी चुनौती है। ठीक है, तो इनमें सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इनमें सभी जो है लोकतंत्र के लिए चुनौती है। जातिवाद में क्या होता है कि लोग अपने ही जाति के लोगों को प्रमोट करते हैं। आतंकवाद क्या होता है, तो वो देश की हमेशा बुराई करते हैं, बुरा सोचते हैं, अलग अलग तरह के दंगे फसाद करते हैं। परिवारवाद जो होता है क्या होता है, अपने ही परिवार के लोगों को राजनीति में आगे बढ़ाना या किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका देना। तो ये सारी चीज़ें जो है लोकतंत्र के लिए चुनौती मानी जाती है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम लोगों ने कुल एक सेट को देखा है। ये सेट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, और हो सकता है कि सवाल आपको यहाँ से रिपीटेड भी देखने को मिले, तो आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। ठीक है, चलिए इसी तरह के सेट के लिए, इसी तरह के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएँ। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।